ये हैरानी की बात है, जो चीज सीधे धरती से टकराने वाली थी वो अचानक सूर्य की ओर कैसे मुड़ गई? क्या सिर्फ सूर्य की ग्रेविटी फील्ड की वजह से? हाँ, अजीब तो है। सब ईश्वर की कृपा है। क्या प्रोफेसर, आप विज्ञान के मंदिर में बैठकर ईश्वर की बात कर रहे हैं? मैं जानता हूँ तुम ईश्वर के वजूद पर भरोसा नहीं करते, लेकिन वो है। जो चीज किसी ने देखी ही नहीं, उस पर आखिर भरोसा कैसे करें? हाँ, जैसे एक्सोप्लैनेटरी लाइफ। तुम मानते हो कि यूनिवर्स में कहीं और भी जीवन होगा, या फिर हमसे ज्यादा उन्नत लोग जिन्हें हम एलियंस कहते हैं, उन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन तुम मानते हो। प्रोफेसर, एलियंस पर मेरा भरोसा अंधविश्वास नहीं बल्कि संभावना, प्रोबेबिलिटी पर टिका है। ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज हैं और खरबों तारे। गणित कहता है कि हम अकेले नहीं हो सकते। यह डेटा है प्रोफेसर। लेकिन ईश्वर के लिए विज्ञान में कोई इक्वेशन नहीं है। जो ऑब्जेक्ट सूर्य की तरफ मुड़ गया, मैं उसकी वजह चमत्कार में नहीं बल्कि उन 9वीं फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स में ढूंढ रहा हूं। राजवीर, विज्ञान और ईश्वर अलग नहीं है। विज्ञान कैसे हाउ का जवाब देता है और ईश्वर क्यों का। आज जो ऑब्जेक्ट मुड़ा है वह तुम्हारी प्रोबेबिलिटी से भी बाहर है। शायद जिसे तुम 9वीं फ्रीक्वेंसी का डेटा कह रहे हो, वह उस रचयिता का ही कोई कोड हो जिसे हम अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। खोज जारी रखो, सच वही मिलेगा। जो खतरा धरती की ओर बढ़ रहा था वह अब टल गया है और E9 नोवा अब सूर्य की ओर मुड़ गया है, लेकिन वैज्ञानिक अब भी E9 नोवा पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। शुक्र है भगवान का, सब ठीक हो गया। शायद चमत्कार होते हैं। सब ठीक है किवान मैम? लगता है फिर कोई नई परेशानी आ गई है। हाँ, INS गरुड़ा नेट 1 कनेक्शन फेल्ड आ रहा है। कोई बात नहीं, INS गरुड़ा नेट 2 से कनेक्ट करो। वो भी ऑफलाइन आ रही है। अब ये क्या नई प्रॉब्लम है? गाइस, मैंने E9 नोवा के ट्रेल का स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस पूरा कर लिया है, लेकिन नतीजा वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। उससे निकलने वाली रेडिएशन कोई साधारण गामा या एक्सरे नहीं है। तो फिर वो क्या है डॉक्टर लवली? वो नॉन आयोनाइजिंग रेजोनेंट पल्सेस उत्सर्जित कर रहा है। सरल भाषा में कहूँ तो वो ऑब्जेक्ट एक ऐसी खास फ्रीक्वेंसी छोड़ DDH रहा है जो सीधे हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ रेजोनेट कर रही है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? क्योंकि INS गरुड़ा नेट 1 का स्टेटस ऑफलाइन आ रहा है। अगर डॉक्टर लवली की बात सही है तो यह सिर्फ गरुड़ नेट तक नहीं रुकेगा। रोबोटिक्स और एवियोनिक्स में रेजोनेंस का मतलब है मशीनी मौत। अगर ये पल्स हमारे मेनफ्रेम तक पहुंच गई तो IHS के एयरलॉक, ऑक्सीजन वेंट्स और यहाँ तक कि हमारे एस्केप पॉड के सर्वो मोटर्स भी जाम हो सकते हैं। हम एक ऐसी धातु के डिब्बे में कैद हो जाएंगे जो न हमारी सुनेगा न हमें बाहर जाने देगा। हम यहाँ लाइव लॉक होने वाले हैं। प्रोफेसर, मैं पहले भी आपसे बात करना चाह रहा था लेकिन मौका नहीं मिला। हम स्काई क्वांट में एक रॉकेट पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम ट्रेजेक्टरी ड्रिफ्ट कॉम्पेंसेशन पर अटके हैं। हमारी कैलकुलेशन भी ठीक है, लेकिन पता नहीं पैरामीटर्स अपने आप बदल जाते हैं। प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। फिजिक्स कहाँ पर गलत हो रही है या फिर मैथ्स? राज, फिजिक्स और मैथ्स कभी गलत नहीं होते, बस हम उन्हें कभी कभी गलत तरीके से लागू करते हैं। एक बात बताओ, जब तुम पतंग उड़ाते हो तो क्या तुम पहले से ये लिख कर रखते हो कि कब और कितना धागा खींचना है? नहीं सर, वो तो हवा के रुख पर निर्भर करता है। बिल्कुल, तुम्हारा रॉकेट भी वही गलती कर रहा है। तुम उसे हिसाब रटाकर भेज रहे हो, जबकि स्पेस में हवा, रेडिएशन प्रेशर हर पल बदल रही है। तुम उसे मशीन की तरह कमांड दे रहे हो, जबकि उसे एक परिंदे की तरह उड़ना चाहिए। परिंदे की तरह मतलब ये कि कैलकुलेशन पर भरोसा कम करो और रेस्पॉन्स पर ज्यादा।
रॉकेट को ये मत बताओ कि उसे कहां जाना है, उसे ये सिखाओ कि जब उसे धक्का लगे तो उसे वापस सीधे कैसे खड़ा होना है। गणित को सख्त नहीं, लचीला बनाओ। जैसे ही तुम कंट्रोल छोड़कर बैलेंस पर ध्यान दोगे, तुम्हारा ड्रिफ्ट खत्म हो जाएगा। सर, IHS से इमरजेंसी कॉल है, आपको राजवीर सर बुला रहे हैं। जो तुम बता रहे हो, अगर वो वैसा है तो सच में बेहद अनोखी बात है। कश्यप, मुझे वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस रिपोर्ट अभी सेंड करो। क्या हुआ राजवीर? प्रोफेसर डॉक्टर लवली ने स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस किया था। एनालिसिस में यह पाया गया है कि वो नॉन आयनाइजिंग रेजोनेट पल्स छोड़ रहा है। नॉन आयनाइजिंग रेजोनेंट पल्सेस? स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस रिपोर्ट कहां है? रिपोर्ट बस ट्रांसमिट हो रही होगी। जी बस आपके पास आ ही रही है। क्या INS गरुड़ा नेट 1 और 2 से संपर्क टूटने का कारण भी नॉन आयोनाइजिंग रेजोनेंट पल्सेस तो नहीं है? सरताज सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मुझे भी यही लगा था। सर, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस रिपोर्ट मिल गई है, ये देखिए। राजवीर, इस हाइड्रोजन अल्फा लाइन को देखो। इसमें रेड शिफ्ट नहीं है, बल्कि ये फ्लैटन हो रही है। जी सर, आमतौर पर ऐसा तब होता है जब कोई चीज लाइट को एब्जॉर्ब कर रही हो। सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं, ये ब्रॉडबैंड एब्जॉर्बेशन है। डॉक्टर लवली, क्या आपने ध्यान दिया कि E9 नोवा की जो रेजोनेट पल्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी सूरज के कन्वेक्शन जोन की फ्रीक्वेंसी से मेल खा रही है? जी सर, 5 मिलीहर्ट्ज के आसपास। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। ये पल्स सूरज की सतह पर अकूस्टिक डैम्पिंग पैदा कर रही है, जैसे कोई जलते हुए कोयले पर गीली रेत डाल दे। ये पल्स सूरज की गर्मी को बाहर निकलने से रोक रही है। ये सोलर फोटोस्फीयर को एक मिरर में बदल रही है, जो गर्मी को वापस अंदर की तरफ धकेल रहा है। सरताज, इस मिशन को तुम लीड कर रहे हो, तो मेरा तुमसे सुझाव है कि IHS से सभी क्रू मेंबर्स को वापस बुला लिया जाए। अगर गर्मी बाहर नहीं आएगी तो वो जाएगी कहां? हम जिसे एक भटका हुआ ऑब्जेक्ट समझ रहे थे, वो असल में एक सोलर पैरासाइट है। वो सूरज को बुझा नहीं रहा, वो उसे सील्ड कर रहा है। जल्द ही धरती पर एक ऐसा अंधकार छाने वाला है जिसकी कल्पना किसी वैज्ञानिक ने नहीं की थी।